पंचायत समिति श्री महावीर जी ग्राम पंचायत बजेड़ा के देदरोली गांव में जल योजना की स्वीकृति के 1 वर्ष बाद भी टंकी का निर्माण नहीं हुआ। पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के अभियंतों की उदासीनता पर नारेबाजी कर रोष जताया। ग्रामीण परसराम मीणा, कुबेर बबलू मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना देदरोली गांव में जल योजना स्वीकृति हुई थी। इसके तहत लाखों रुपए की लागत से बड़ी टंकी और पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रस्तावित किया गया, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं की उदासीनता से जल योजना का प्रारंभ नहीं हुआ। इसके लिए रुष्ट ग्रामीणों ने कई बार विधायक लाखन सिंह सहित संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन इसके बावजूद जल योजना का कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आज दिनांक 29/1/2022 शनिवार को मुख्यमंत्री जी का हमने पुतला फूंका है। जल जीवन योजना मिशन के तहत गाँव में जो टंकी बनाई गई है, हमारे गांव देदरोली में टंकी नहीं बनाई गई है। गांव में काफ़ी पानी की परेशानी है और आला अधिकारियों को, विधायक साहब को, सरपंच साहब, सेक्रेटरी, तहसीलदार सबको हमने अवगत कराने के बावजूद भी टंकी नहीं बनाई गई है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं और आंदोलन करेंगे और आगे की रणनीति ग्रामीण बना रहे हैं। और आगे भी टंकी नहीं बनाई तो आक्रोश होगा, सड़कों पर रैली निकाली जाएगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे उपखंड के गांव बजह, जहां डीग में शनिवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड के गांव बहज पहुंचकर शहीद सुजान सिंह के शहीद दिवस पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव रवि चावला के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात कर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर टोंक रोड स्थित एक निजी होटल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक मीटिंग का आयोजन हुआ। इस गेट टुगेदर के मौके पर जयपुर शहर की तमाम अमन पसंद संजीदा तंजीमों के जिम्मेदार शामिल हुए। योम जमहूरिया के मौके पर 75वें योम आज़ादी के साल में हम दाखिल हो चुके हैं। देश में मुस्लिम शहीदों, रहबरों और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसको संजोना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ साहब ने मौजूदा वक्त पर हालात पर बात रखी। इस मौके पर राष्ट्रीय कमेटी के अनीस अंसारी साहब ने एकजुट होकर सभी को साथ आने का निमंत्रण दिया। जिला इकाई से डॉक्टर साबुद्दीन मोहम्मद, नदीम मोहम्मद, खालिद, मंजूर जावेद खान, मोहम्मद मुकर्रम सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर तस्नीम टीवी के एडिटर इन चीफ सैयद साहब आलम ने बताया कि तस्नीम टीवी इतिहास को संजोने के काम कर रही है। हमारे 2 प्रोग्राम दास्तान हिंद और बुनियाद इस्लाम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें शहीदों और पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को देश में मुसलमानों के इतिहास को दिखाया जा रहा है। तंजीम मिल्लत के हाफिज़ मंजूर अली, मौलाना अशरफ और दीगर लोगों ने अपनी बात रखी। तस्लीम टीवी पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैंपेन प्रोग्राम को दिखाया जाएगा। रमाकांत गोस्वामी, वीर सिंह सहित चैनल से जुड़े लोगों ने पॉपुलर की इस मुहिम को सराहा। खबर जयपुर से है, जहां रीड पेपर लीक पर अब पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया। वसुंधरा ने कहा, राज्य सरकार परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रही। सीबीआई जांच ही इसका एक विकल्प है। दरअसल राज्य ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उसकी पवित्रता हर संदेह से परे होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि जांच एजेंसियों ने रीड पेपर लीक मामले में शिक्षा संकुल को ही संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। रीड परीक्षा में उजागर हुआ आपराधिक भ्रष्टाचार शतबद्ध कर देने वाला है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार संघर्ष कर रहे छात्रों की सहायता के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।
राजस्थान सरकार परीक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रही है। अब विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जैसी सर्वोच्च संस्था द्वारा जांच ही एकमात्र विकल्प है। एसओजी के खुलासे के बाद वडोदरा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा मामले में सीबीआई की जांच करवाने की मांग कर रही है। रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद रीट पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जारोली को बर्खास्तगी से काम नहीं चलेगा, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि ब्यूरोक्रेट्स और नेता भी बेनकाब हो। उन्होंने कहा कि इस पूरे पेपर लीक मामले में 2 मंत्री व अनेक ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी शामिल है। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। वो हमारे गुर्जर साहब आंदोलन में जयपुर आंदोलन में सब आते जाते हैं, जब भी आह्वान करते हैं तो कुछ और कह रहे। हाँ, मुस्कान तो इसलिए आ रही है कि जारोली रात तक उसने मना कर दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो आखिर में हमारा संघर्ष के कारण उसको बर्खास्त करना पड़ा। पहली जो अब कल परसों 2 दिन में हम जोरदार मुस्कान अट्टहास करेंगे। जो जारोली ये कहता था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल इस्तीफा दे अगर आरोप सही मिले तो, और मंत्री बनने के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मंत्री बनने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। तो अब इस्तीफा कौन किसका होना चाहिए? वो एक राजनीतिक बयान दिया था, एक बोर्ड का अध्यक्ष ही इन्वॉल्व हो जाए, प्राइवेट लोगों के हाथ में अखबार वो पेपर पकड़ा दे और 26 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, तो ये हमारी पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया, उनको दंडित कर दिया। अभी तो केवल बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, अभी तो हम जेल के सीख चोम भिजवाएंगे इनको। सर, अलवर वाले मामले में एफएसएल की जांच आई है, तो ये था कि जो एफएसएल तो एक साइंटिफिक जांच होती है, इस पर मिला है तो रेप है। और जब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया तो राजस्थान की पुलिस क्यों प्रमाणों को नष्ट करने में लगी है? इसलिए कि गहलोत साहब देश भर में बदनाम हो गए। एक गूंगी बहरी के साथ गैंगरेप हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ भीलवाड़ा में हुआ, जहाँ मैं जाके आया, तो ये बदनामी से कैसे रुक सके? इसलिए प्रमाणों को राजस्थान की पुलिस मुख्यमंत्री के दबाव में मिटाने में लगी है। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य का मुखिया है, जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही चाहिए। जब आपने सीबीआई को दे दिया प्रकरण, तो आपकी पुलिस जांच क्यों कर रही है? गलत है, बेईमानी है। सरकार ये कह रही है कि रेप के मामले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार में पारदर्शिता है, कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए सामने। तो पारदर्शिता कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, जो उसका गुप्त पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में चोट लगी है, वो एक्सीडेंट से हुई है। और जो एफएसएल रिपोर्ट कर रही है बलात्कार हुआ है। तो सरकार तो उल्टी दबा रही है, पारदर्शिता है कहाँ? सर, आपने बिना हाईकोर्ट में किसान के हाथले की एक मैसेज लिखा था, बड़ा वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? वो बैठे ही किसान, अरे कौन सा है वो हाथ वाला? हर्षा है, ये हर्षा है। इसने कहा साहब हमको जबरदस्ती सड़क निकाल रहे हैं। राजस्थान की मुस्लिम तंजीमों, इदारों, समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों को अम्ब्रेला तंजीम मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने सर्वसम्मति से निर्णय कर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मांग की है कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मुस्लिम पार्षदों की संख्या को देखते हुए मेयर पद का पहला हक ओबीसी मुस्लिम महिला का है। इसलिए फेडरेशन की पुरजोर मांग है कि अविलंब हेरिटेज निगम में मुस्लिम महिला को मेयर बनाया जाए ताकि मुस्लिम समुदाय व संगठनों की नाराजगी दूर हो सके। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के संयोजक अब्दुल सलाम जोह ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में मुस्लिम प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। वह अल्पसंख्यक बोर्ड, आयोग, निगम, एकेडमियों में शीघ्र नियुक्तियाँ की जाए एवं अन्य सामान्य पदों की नियुक्तियों में और पार्टी संगठनों में भी जनसंख्या अनुपात अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित कर नियुक्ति की जाए ताकि मुस्लिम समुदाय को हक इंसाफ मिल सके और पार्टी व सरकार से नाराजगी दूर हो सके।
ये बात सही है कि अभी मौजूदा नगर निगम हेरिटेज में जो मुस्लिम मेयर की बात चल रही है वो बात जायज़ है, क्योंकि इस मामले में पहले भी मुस्लिम समुदाय विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने ये पुरजोर मांग रखी थी कि चूँकि नगर निगम हेरिटेज में करीबन 30 मुस्लिम पार्षद हैं, उस एतबार से मुस्लिम का हक बनता है कि उसका एक मेयर बनाया जाए। तो मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, हमारी भी मांग यही है कि नगर निगम हेरिटेज में किसी ओबीसी मुस्लिम महिला को मेयर बनाया जाए, ताकि मुस्लिम समाज और जो संगठनों की नाराज़गी है वो दूर हो सके। देखिए, चूँकि कांग्रेस को ही मुस्लिम समुदाय 90% से अधिक वोट देता है, और कांग्रेस को भी ये चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की जो विभिन्न मांगे हैं उसके साथ वो हक और इंसाफ के साथ पेश आए। जितने भी आपके अल्पसंख्यक समुदाय जुड़े हुए जो महकमे, आयोग, निगम है, बोर्ड है, उसमें अभी तक भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। लिहाजा मेरी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से ये विनम्र निवेदन है कि वो शीघ्र इन अल्पसंख्यक निगम, बोर्ड और आयोगों के अंदर नियुक्ति करें। इसी के साथ साथ जो आरपीएससी के अंदर मुस्लिम समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हमारी ये भी मांग है मुस्लिम समुदाय की कि उसमें आरपीएससी के अंदर भी राजस्थान लोक सेवा आयोग में मुस्लिम प्रतिनिधि हो और उसकी शीघ्र नियुक्ति की जाए। इसी तरह से जो सामान्य वर्ग के जो अन्य पद हैं उसके अंदर भी मुस्लिमों की आबादी के अनुपात के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो कि उनका हक है। मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा है और अब उसमें धीरे धीरे नाराज़गी बढ़ती जा रही है। लिहाजा मेरा राज्य सरकार से ये निवेदन है कि मुसलमानों को जनसंख्या की आबादी के अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, नियुक्तियाँ दी जाए। इसी तरह से संगठन, कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर भी मुस्लिम को जनसंख्या के अधिकार अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि मुस्लिम समाज में जो नाराज़गी है, जो बेचैनी है, वो दूर हो सके। अन्यथा अगर ये नाराज़गी बढ़ती गई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं अब्दुल सलाम जौहर, कन्वीनर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन। जो दस्तूर हिंद और आईन हिंदुस्तान पेश किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की क़यादत और क़ियादत में 26 जनवरी 1950 को उस सालगिरह के मुबारक मौके पर मैं आप सबको अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तरानाए अल्लामा इक़बाल के चंद अशार हैं, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। हज़रात गिरामी, आज का जो यौम जमहूरिया मनाने का कोई रस्मियत नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ये आज का दिन अहद व पैमान का दिन है कि हम बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को उस मकाम और उस जानिब लेकर के जाएंगे जहाँ के जमहूरियत के नाम पर दुनिया के तकरीबन 350 ममालिक जो हैं, उस पर सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो हिंदुस्तान है। लेकिन हकीकतन चंदौली पुलिस को एक बार फिर मिली बड़ी सफलता। तू डाल डाल में पाद पाद की तर्ज पर काम कर रही है चंदौली पुलिस। चंदौली में पुलिस ने 215 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब संग 2 साथी तस्करों को दबोचा। करीब 32 लाख रुपए बताई गई है तस्करों से बरामद शराब की कीमत। सातिर पोस्ट ऑफिस के डाक पार्सल वैन से करते थे शराब की तस्करी। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी भारी मात्रा में शराब की खेप।
आरोपी दोनों शराब तस्कर हरियाणा प्रांत के रहने वाले हैं। अलीनगर प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह, चौकी प्रभारी सुनील मिश्रा की टीम को मिली कामयाबी। अलीनगर कोतरी क्षेत्र के चंद्रखा गांव NH2 से पकड़ा गया। सर ये बरामदगी हुई है अलीनगर में, क्या मामला है ये? दिनांक 28 तारीख को जरिए मुखबिर सूचना मिली इंस्पेक्टर अलीनगर को कि DCM गाड़ी में भारी मात्रा में शराब जा रही है बिहार। इस सूचना पर इंस्पेक्टर अलीनगर और उनके साथ के लोगों ने मिलकर के चंद्रखा पुलिया के पास घेराबंदी किया तो एक DCM पकड़ी गई, जिस पर डाक विभाग का मोनोग्राम बना हुआ था। पूरी गाड़ी डाक विभाग की लग रही थी, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए, उनकी तलाशी ली गई गाड़ी की, तो 215 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। इसमें करीब 2000 लीटर शराब थी, जिसकी कुल कीमत 32 लाख रुपए है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे ये लोग, और क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और इन लोग के पास से सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ताकि इनसे पूछा जाए तो इन्होंने बताया कि अगर कोई हमको आसपास रोकने की कोशिश करता है तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? 60 एक्साइज एक्ट का मुकदमा, 420 का मुकदमा, 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिख करके इनको जेल भेजा जा रहा है। खबर जनपद फारुखाबाद से, जहां भाजपा से नाराज होकर गंगा पार क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी सुरेश राजपूत ने 193 विधानसभा अमृतसर क्षेत्र में शुक्रवार को नामांकन किया। पिछले 1 साल से लगातार अमृतपुर विधानसभा में जनसंपर्क करते रहे, इसके चलते भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नाराज होकर सुरेश राजपूत ने अपने समर्थकों की मांग पर निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हम जनता के साथ हैं, जनता मेरे पर कितना भरोसा करती है, इसलिए हमें अपने भाग्य को आजमाना है। उन्होंने नाम न लिए बगैर एक भाजपा नेता पर जमकर भड़ास निकाली और समर्थकों के साथ पहुंचकर सादगी से नामांकन किया और कहा, हम भाजपा सरकार से नाराज नहीं हैं, भाजपा के विधायक से नाराज हैं। फारुखाबाद से हर प्रताप सिंह। किन उद्देश्यों को लेकर आप इलेक्शन में? मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ कि जनता हमें कितना सपोर्ट करेगी, कितना नहीं करेगी। आप भाजपा में है ना? हाँ, सोशल मीडिया प्रमुख भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय। किस क्षेत्र से चुनाव लेंगे? अमृतपुर विधानसभा। तो अमृतपुर विधानसभा जो आपकी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है? कोई बात नहीं, पार्टी के प्रत्याशी खड़ा है, मैं भी पार्टी का हूँ, लेकिन भाजपा से खफा है या प्रत्याशी से? नहीं, भाजपा से कभी खफा नहीं होंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपके मन का प्रत्याशी नहीं है क्या? इसीलिए। अच्छा, प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। नोएडा कांग्रेस उम्मीदवार पंखुरी पाठक का बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह पर आरोप। पंकज सिंह पर कोरोना वैक्सीनेशन के कैंप लगवाने का आरोप। पंखुरी पाठक ने ट्वीट कर कार्रवाई करने की मांग की। 2 सोसाइटी में कोरोना वैक्सीनेशन के कैंप लगने के मैसेज भी ट्वीट किए गए। मैं पंखुरी पाठक, कांग्रेस प्रत्याशी, नोएडा 61 विधानसभा, चुनाव आयोग और ज़िला निर्वाचन अधिकारी से ये निवेदन करती हूँ कि नोएडा विधानसभा में हो रहे आचार संहिता के उल्लंघन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले 1 दिन से लगातार जो यहाँ की अलग अलग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके ग्रुप्स में ये मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पंकज सिंह जी द्वारा फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जो कि सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं चुनाव आयोग से ये निवेदन करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी निष्पक्षता पे विश्वास करें तो कृपया आप इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। नोएडा कालिंदी कुंज यमुना के पुल से एक लड़का और लड़की ने यमुना में लगाई छलांग। नोएडा दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। नोएडा पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। युवती की हुई मौत, पुलिस द्वारा युवक की करे जा रही है तलाशी। युवती का शव नदी से निकाला गया बाहर। नदी में युवक की तलाश जारी। प्रेम प्रसंग के चलते नदी में कूदने की आशंका। युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। दिल्ली और नोएडा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। गाड़ी से आए थे दोनों युवक युवती।
कार किनारे खड़ी करके लगाई नदी में छलांग। थाना सेक्टर 126 स्थित कालिंदी कुंज पुल की घटना। सर जो लड़का है वो आपका कौन है? भाई है। हाँ, सुबह कितने बजे निकले थे? मोहम्मद वकील हाँ सुबह 10 बजे के आसपास निकला है बाहर। हाँ, उम्र कितनी रही होगी? उम्र 32-30। जब वो घर से निकले थे उस टाइम कोई मतलब चिंता टेंशन वाली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे जैसे निकलता था वैसे निकला इसी तरीके से घर पे, और रोज ही लगभग निकलता था। उनके साथ कोई लड़की नहीं थी? कोई नहीं था, खाली घर से गाड़ी निकला है, गाड़ी घर से नहीं निकाली, गेट खोल के। जो लड़की बरामद की है इन्होंने सब जिसका, उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सर नहीं, उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि घर से वो अकेला निकला। लड़की आप बता रहे हो 4 महीने पहले जॉब करती थी? हाँ, जॉब नहीं हमारे यहाँ नहीं करती थी। हाँ, भाई के यहाँ जॉब करती हाँ, थी। फोटो से लग रहा है। फोटो से जो लड़की को देखा है? हाँ, फोटो से लग रहा है कि हाँ वो लड़की काम करती थी। वकील है वो क्या करता है? वही है वो वकील है जो है वो क्या करता है, काम क्या है उनका? उनका अपनी बिजनेस है। अच्छा, काय की बिजनेस है? कपड़े की। कपड़े की। हाँ, पंजाब से आना जाना। कितने भाई हैं? 4 भाई। उनकी शादी हो रखी है? सबकी हो चुकी है। उनके कितने बच्चे हैं? कैसे वकील के? वकील के 4 बच्चे। 4 बच्चे। कब हुई थी शादी इनकी? सर इतना तो याद नहीं मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद कितने सफीर। साल पहले आप शादी हुई होगी? शादी सर छोटे भाई। आपको कब जानकारी मिली इस चीज़ के बारे में? इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बैंक वालों को मैंने बुलवाया था, थोड़ा काम था मुझे। घर में कुछ लड़कियां मेरे घर में बड़ी हैं, तो मैंने कुछ पैसा जमा कर दिया जाए, कल को काम आएगा बच्चों को। तो मैंने कहा छोटा वाला भाई पढ़ा लिखा है, उससे राय ले लेते हैं हम थोड़ा सा। तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के उसको बुलाया, फ़ोन किया तो पता लगा यहाँ कोई पुलिस वाले उठाए, कह रहे सर आप ऐसी ऐसी, आप कौन बोल रहे? मैंने कहा उनका भाई बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप कौन बोले? मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, मोबाइल पे जब आपने कॉल किया? हाँ, जब कॉल किया अभी थोड़ी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले की बात है ये। यानी 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास की? हाँ, अभी वकील जो है किसी का कुछ पता नहीं चल पाया? वकील का मतलब अभी यहाँ पे कोई पता नहीं चल पाया ना? यहाँ सर अभी कहाँ पता चल रहा, कुछ खोज रहे हैं। हाँ हाँ। आपका क्या नाम भी है? मोहम्मद सबीर। शकील? शब्बीर। श्री बालाजी दरबार में 111 कन्याओं को कराया गया भोज। श्री बालाजी की कृपा से मनोकामना होती है पूर्ण। दूर दूर से आते हैं भक्त, होते हैं संकट मुक्त। भक्त की मानता बालाजी महाराज से है बड़ी आस्था। बरेली के ग्राम नौगाम भगवंतपुर में हर साल होता है भंडारे का आयोजन। बरेली से जयपाल वर्मा की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं बालाजी दरबार में और यहाँ के लोगों से जान लेते हैं इस दरबार के बारे में। इस दरबार के संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? इस दरबार की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ जो भी भक्त अपने कष्ट लेके आते हैं उनका निराकरण बहुत जल्दी किया जाता है, और यहाँ के जो महंत जी हैं वो अच्छी प्रकार से उनका निराकरण करते हैं, उनके दुखों को दूर करने की पूरा प्रयास करते हैं। बालाजी महाराज यहाँ ऐसा स्थान है जो बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। जो भी आता है व्यक्ति उसके आज तक जो भी कष्ट हैं वो दूर हुए हैं। आज कन्या भोज कार्यक्रम किया गया, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये हर वर्ष हम लोग यहाँ पर कन्याओं को खिलाते हैं और खीर बनवाते हैं, उन्हें खीर खिलवाते हैं और भी प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, खिलाते हैं। ये काफ़ी समय से खिलाते चले आए हैं, सन 2000। जनपद मैनपुरी में आज सदर प्रत्याशी सपा राजकुमार यादव और बसपा से प्रत्याशी करहाल विधानसभा के लिए नामांकन किया। आपको बता दें, सदर प्रत्याशी राजकुमार यादव साइकिल से ही कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल ज़्यादा महंगी है, इसलिए साइकिल से आया हूं। जब सदर भाजपा प्रत्याशी के बारे में कहा कि कैसी टक्कर मिलेगी तो उन्होंने कहा कि वो पैराशूट प्रत्याशी है। 10 मार्च को पैराशूट को जमीन पर गिरा दूंगा। भारी बहुमत से जनता मुझे विजयी बनाएगी। इस बार हम हैट्रिक लगाएंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी दीपक पेंटर ने भी अपनी जीत की प्रबल संभावना जताई। कहा, इस बार इतिहास बदल देंगे। मैनपुर से अरमान अहमद की रिपोर्ट। सवाल है आपको, आप मैनपुरी पर बताइए, आप साइकिल से तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। साइकिल से आप आए हैं, क्या संदेश देने की प्रयास किया? मैंने साइकिल से आकर ये संदेश दिया है, एक तो मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल, दूसरा बेइंतहा महंगाई है डीजल और पेट्रोल की, तो मैंने बचत की है। भारतीय जनता पार्टी ने कल जयवीर सिंह ने यहाँ नामांकन किया है,
उन्होंने कहा था कि साइकिल की हवा पंचर हो गई है और अब पुल ही खिलेगा दोबारा। उस पैरासूट उम्मीदवार की हवा में निकाल दूंगा। 20 तारीख को मतदान होना चाहिए। पैरासूट पार्टी से बहुजन समाज पार्टी। कौन सी विधानसभा से? 110 करेल विधानसभा। आज मुख्यालय किस क्या कारण है जो आना हुआ? आज हम पर्चा लेने आए हैं यहाँ से। तो करेल से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ने का काम कर गया उनके सामने? सबसे पहले तो मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदमी बहन कुमारी मायावती जी को आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास किया है। मैं जनता के सहयोग से करहल विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है। पिछली बार विधानसभा में आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, इस बार आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं मन में कुछ शंका तो नहीं है? नहीं, कोई शंका नहीं है। देखो, जनता बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार चली है, जो कानून का राज रहा है, जनता ये देख रही है कि इस प्रदेश में किन लोगों का अत्याचार और दुशासन रहा है, और इन लोगों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों से अखिलेश यादव को हरा सकते हैं? ये हम लोग सर्व समाज के लोगों में, जब से कल हमारी टिकट हुई है तो सर्व समाज के लोगों में उत्साह है और सर्व समाज के लोगों ने ये